जय हिंद दोस्तों। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को वैसाखी पूर्णिमा के दिन आसपास के गांव के लोग वैसाखी त्यौहार को मनाने के लिए शहर के सबसे फेमस स्थान जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तकरीबन यहां 20,000 के तादाद में लोग उपस्थित थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं भी शामिल थे। आमतौर पर यह त्यौहार पंजाब में रबी फसल के कटने के बाद ही मनाया जाता है। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक थी। सभी लोग त्योहार को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि अगले पल ही इनके साथ क्या होने वाला है। 28,000 मीटर स्क्वायर में बसा हुआ यह बाग कभी हरा भरा और फल फूल रहा था, विश्राम और मनोरंजन के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन अचानक इसी हरे भरे जंगल में लाशों का अंबार लग गया। बैसाखी का यह त्यौहार इतिहास में शोक संदेश के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक तरफ जहां बैसाखी त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर यहां के कुछ लोकल नेताओं के द्वारा एक विरोध सभा का आयोजन भी किया गया था। त्यौहार के आयोजन के बीच यह विरोध प्रदर्शन की बैठक शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी। दिन के 12:40 हुआ था और तभी अचानक ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसे आर डायर के नाम से जाना जाता है, यह कुछ 120 सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचता है, जिसमें सिख, गोरखा, बलूच, 299वीं गोरखा, 54th सिख और 59th सिंध राइफल के राजपूत सैनिक शामिल थे। इस बाग में केवल एक प्रवेश द्वार था और यही निकास मार्ग भी था, जहां सैनिक अपनी गन को लेकर तैनात हो गए। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस निहत्थे सभा पर तकरीबन 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक इनकी गोलियां समाप्त नहीं हो गई। ब्रिटिश सैनिक इतनी तेजी से गोलियां चला रहे थे कि बचने की कोई चांस नजर नहीं आ रहा था। यह बाग खुद चारों तरफ ऊंचे ऊंचे इमारतों से घिरा हुआ था और साथ ही साथ इसकी घेराबंदी ऊंचे ऊंचे दीवारों से कराई गई थी, जिसके उस पर जाना बहुत ही मुश्किल था। इस भीड़ में अचानक भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए चिल्लाते हुए इधर उधर भागना शुरू करते हैं। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और इधर लाशों का अंबार बिछा चला जा रहा था। लोग अपनी जान को बचाने के लिए इस बगीचे के किनारे स्थित एक कुआं में कूदना शुरू करते हैं, लेकिन अफसोस इसमें भी वे अपनी जान को गंवा बैठते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे विरोध प्रदर्शन की जानकारी आर डायर को कैसे मिली। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकार नाम लेते हैं एक ऐसे भारतीय जासूस की जो ब्रिटिश चमचागिरी के चक्कर में अपने ही भारतीय लोगों के साथ गद्दारी कर बैठा। अब इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। आइए पहले इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण यह विरोध सभा को शुरू किया गया था और इस ब्रिटिश के द्वारा यह शर्मनाक निंदनीय अपराध को किया गया था, जो इतिहास में एक शोक संदेश के रूप में याद किया जाता है। तो अपने कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों सन 1914 ईस्वी से, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय से। 1914 से 1918 के बीच यानी टोटल 4 वर्षों तक फर्स्ट वर्ल्ड वार को लड़ा गया था, जिसमें पूरा देश 2 खेमों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ये ब्रिटिश भी शामिल थे और उस समय भारत पर इन्हीं का शासन चलता था। ब्रिटिश किसी तरह भी इस युद्ध को जीतना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें अधिक से अधिक सेना और पावर की आवश्यकता थी। इसके लिए इन्होंने भारतीयों से वादा किया कि अगर ये इनका युद्ध में साथ देते हैं तो युद्ध जीतने के बाद से भारतीयों को कुछ क्षेत्रों में स्वशासन यानी खुद की हुकूमत करने की छूट दी जाएगी और साथ ही साथ इनके साथ कुछ नरमी भी बरती जाएगी। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने जमकर ब्रिटिश का इस युद्ध में साथ दिया। लगभग 10 लाख भारतीयों ने ब्रिटिश सेना में शामिल हुआ और जमकर बहादुरी पूर्वक लड़ा, और जिसमें 60,000 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। और इसके साथ साथ इस युद्ध में जितने भी पैसे खर्च हुए, जैसे सेना के लिए भोजन उपलब्ध कराना, उनके लिए गोला बारूद हथियार वगैरह खरीदना, ये सारे खर्च भारतीयों ने अपने पैसे से किया और इसी कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा कभी अन्य किसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। और हुआ क्या, जैसा कि आपको भी पता है कि अंग्रेज के द्वारा किया गया प्रॉमिस और पानी पर खींची हुई लकीर, इन दोनों पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और यही हुआ भी। युद्ध जीतने के बाद से ब्रिटिश अपने वादे से मुकर जाते हैं।
अब अंग्रेज के द्वारा दिया गया इस प्रकार का धोखा ने भारतीय के दिलों में आज़ादी के लिए एक लहर को दौड़ा दिया। साल 1919 ईस्वी तक भारतीय के दिलों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से फैलती चली जा रही थी। अंग्रेजों को डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि 1857 की क्रांति जैसा फिर से भारत में विद्रोह हो जाए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था कि कैसे 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, क्या क्या इसके रीजंस थे, किन किन क्षेत्रों से शुरू हुआ था और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को पूरा कब्जे में लिया था और कैसे इसका पतन हुआ था। ये टोटल हम लोगों ने डिटेल रूप से एक वीडियो में चर्चा कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अब इस विद्रोह को शांत करने के लिए और इसके गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखने के लिए ब्रिटिश को एक पावर की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने सर सिडनी रॉलेट को नियुक्त किया, जिसे इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां कहां तक फैली है। 18 मार्च सन 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून को पास किया, जिसे हम रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम या इसी को काला कानून, अंधा कानून के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत एक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें हाई कोर्ट के 3 जजेस थे। और कमाल की बात यह है कि इस न्यायालय में ऐसे ऐसे कानून को पास किया गया जो पूरी तरह से इलीगल था, यानी वैध नहीं था। इसमें ऐसे नियम को पास किया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध के, बिना किसी दोष के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि वो व्यक्ति अपने बेगुनाही साबित करने के लिए कहीं भी किसी प्रकार के अपील दलील पेश नहीं कर सकता है। युद्ध के समय में इस नियम को अगर लागू किया गया होता तो वो समझ में आ रहा था, लेकिन यह तो बिना युद्ध के समय ही इस नियम को लागू किया गया, जो कम्प्लीटली वैध नहीं था। अतः इसी वजह से इस नियम को हम लोग काला कानून या अंधा कानून के नाम से जानते हैं, जिसमें नो वकील, नो अपील, नो दलील का नियम लगता था। इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इस सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 ईस्वी से शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन डेट के मिसअंडरस्टैंडिंग से, कन्फ्यूजन से इसे कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते यह विद्रोह कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर भयानक हिंसा का रूप ले लिया और खास करके अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था। और जैसा कि आपको भी पता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी हैं, अतः इन्होंने पंजाब जाकर और उस हिंसक विद्रोह को शांत करने की सोची, लेकिन ब्रिटिश इन्हें पंजाब नहीं जाने देते हैं और इन्हें बॉम्बे वापस भेज देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर महात्मा गांधी को पंजाब जाने दिया गया होता तो इतना बड़ा नरसंहार यानी ये हत्याकांड नहीं होता। वह विद्रोह को महात्मा गांधी कैसे भी करके शांत कर देते। शुरुआत में भारतीय प्रदर्शनकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की गई थी। ये केवल अपनी दुकानें बंद करके और सड़कों पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट को किसी तरह भी अंग्रेज वापस ले ले। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही थी। लेकिन 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 9 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को इस विद्रोह के 2 मुख्य नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश के द्वारा गिरफ्तार करके और एक अनजाने जेल में भेज दिया जाता है। अब इस घटना के बाद भारतीयों के दिलों में क्रांतिकारी की भावना बहुत तेजी से फैलने लगी। 10 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को ब्रिटिश के द्वारा भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर कुछ गोलियां चलाई गई, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए और इस दंगा फसाद में 5 ब्रिटिश पुलिस की भी मौत हो गई। और कहा जाता है कि मार्सेला शेरूड एक अंग्रेज मिशनरी महिला थी जो साइकिल पर जा रही थी, उसे भी प्रदर्शनकारियों ने पकड़कर खूब पीटा। अब हालात हर पल बद से बदतर होए जा रहा था। इसे देखते हुए आर डायर ने 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को सुबह में एक घोषणा जारी करता है और इस घोषणा में इसने एक नियम लगाया कि कोई भी व्यक्ति बिना इसके इजाज़त के एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आंदोलन केवल 3-3 या 4-4 व्यक्तियों के समूह में रहकर ही कर सकता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का अगर आंदोलन करना है तो केवल आपको 3-3 व्यक्तियों के ग्रुप में रह करके ही करना है, 3 से ज़्यादा व्यक्ति एक ग्रुप में नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक विडंबना देखिए कि यह घोषणा 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को सुबह में की गई थी और यह पूरी तरह से अभी उतना फैला भी नहीं था और दोपहर में इसी दिन जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी, जिसमें यह तय किया जा रहा था
कि रॉलेट एक्ट को कैसे भी करके ब्रिटिश इसको वापस ले, और 10 अप्रैल को जो गोली बारूद हुआ है जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है उसकी निंदा भी की जा रही थी। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से बैठक भी चल रही थी। अब इस सभा से आर डायर को यह लगा कि यह मेरी घोषणा के बिल्कुल ही अवहेलना हो रही है, मेरे नियम को नहीं माना जा रहा है। जबकि सत्य बात तो ये है कि यह सभा इस घोषणा से बिल्कुल ही अनजान थी। इसीलिए आर डायर ने अपने कुछ 120 सिपाहियों को लेकर उस बाग में पहुंचता है और बिना किसी पूर्व चेतावनी उस निहत्थे सभा पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। और जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही यह कहा था कि एक भारतीय जासूस था जिसने ब्रिटिश चमचागिरी के चक्कर में अपने ही भारतीय भाइयों से छल किया था, जिसका नाम है हंसराज। अब यहाँ पर मुझे वो रामायण का सीन यानी विभीषण याद आ रहा है, जो अपने ही सगे भाई रावण से छल किया था और राम का साथ दिया था। चलिए वो तो बात अलग है कि उन्होंने सत्य का साथ दिया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई न सत्य है न ब्रिटिश हंसराज के भाई लगते हैं, दोनों में कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी हंसराज ने छल किया था। यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ब्रिटिश के 5 ऐसे सेना थे जो सिविल ड्रेस में इस भीड़ में पहुँचे थे और इसकी जानकारी उन्होंने ब्रिटिश को दिया था। लेकिन ये कहीं से दिखने से सत्य नहीं लग रहा है। आप भी सोच सकते हैं कि ब्रिटिश होते हैं गोरे गोरे और ये भारतीयों के बीच में जाएंगे, सिविल ड्रेस में ही जाएंगे, फिर भी ये पहचाने जाएंगे। इस घटना के अगले दिन बाद डायर ने एक रिपोर्ट में कहा था कि भीड़ में केवल 200 से 300 लोग ही मारे गए हैं, लेकिन कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या 1000 थी। आज भी इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं किया गया है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया और साथ ही साथ शंकर राम ने वायसराय से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि को भी लौटा दिया, जो बोअर युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी के किए गए कार्यों के लिए दिया गया था। अगर आप आज भी अमृतसर जाएंगे तो आज भी वहां पर उन गोलियों के निशान दीवारों पर देख सकते हैं। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला उठे और उन्होंने बाग में पहुंचकर वहां के मिट्टी को हाथ में लिया और कसम खाई कि एक न एक दिन इन ब्रिटिश से बदला जरूर लेंगे। और इसके लिए इन्होंने 1934 ईस्वी में लंदन गए, जहां पर जनरल ओ डायर एक मीटिंग में था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरल आर डायर और ओ डायर ये दोनों अलग अलग दो व्यक्ति हैं। आर डायर ने सैनिकों को लेकर के घटनास्थल पर पहुंचा था और गोली चलवाई थी, जबकि आर डायर को गोली चलाने का आदेश ओ डायर ने दिया था, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था। 1934 ईस्वी में हो रहे कैस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक संयुक्त मीटिंग में जनरल ओ डायर को बोलना था। उधम सिंह ने इस मीटिंग में जाने के लिए टिकट को अपनी पत्नी के नाम से खरीदा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उधम सिंह का नाम खुद ही फेमस हो गया था क्रांतिकारी विद्रोही के रूप में, और सारे ब्रिटिश इनको खोज रहे थे। इसीलिए कहीं भी जाते थे तो अपना रियल नाम को छुपा कर रखते थे, और यही कारण है कि इस मीटिंग में जाने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से टिकट को खरीदा और तब ये मीटिंग के अंदर पहुंचे। इन्होंने अपने साथ एक रिवॉल्वर को भी रखा था जो किताब के अंदर फिट किए थे। किताब के पेज को इन्होंने ऐसे काटा था जैसे रिवॉल्वर की साइज होती है, और उसके अंदर इन्होंने रिवॉल्वर को छुपा लिया था और इसे लेकर के वे मीटिंग के अंदर पहुंचे, जहां जनरल ओ डायर अपने स्पीच को दे रहा था। और जैसे ही मीटिंग समाप्त होती है, इन्होंने ओ डायर को 2 गोली मारी, जिसके कारण उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गई। और यहाँ पर हमारे भारतीय वीर सेना की बहादुरी को देखिए। इन्होंने गोली मारने के बाद से वो भागे नहीं, बल्कि वहीं पर खड़े रहे और इन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर किया, गिरफ्तारी दिया, जिसके कारण इन्हें 31 जुलाई 1940 ईस्वी में इन्हें पेंट विलेज जेल में फांसी की सजा हुई। और जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि आज हम लोग छोटी छोटी बातों पर एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़ाई करते रहते हैं, उलझे रहते हैं, जाति के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, लेकिन ये ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपने नाम को सभी धर्मों में बांट दिया। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद सभी धर्मों में बांट दिया। अगर ये चाहते तो ये अपने धर्म के नाम से अपने नाम को प्रसिद्ध करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसे हंटर कमीशन या हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो इंचार्ज थे वो विलियम हंटर थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर हंटर कमीशन का नाम पड़ा।
1920 ईस्वी में इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें जनरल आर डायर को बहुत निंदा की गई। जांच में आर डायर को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई दंड नहीं दिया गया और 1920 में इसे पद से हटा दिया गया और बदले में इसे 26,000 पाउंड की राशि भी दी गई। इस बात से यह लग रहा है कि ब्रिटिश अभी भी आर डायर के पक्ष में ही थे, क्योंकि उसे 26,000 पाउंड राशि भेंट की गई थी कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही शाबाश वाला ग्रेटफुल काम किया है। और इस प्रकार हमारे वीर सेनाओं ने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा और अपने बलिदान को दिया। और कहा जाता है कि इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से भारतीय के दिलों में आज़ादी के लिए बहुत बड़ी लहर दौड़ी और यहीं से आज़ादी के लिए लड़ाई को शुरू किया गया। और आज कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी हमें 99 साल के लिए लीज पर मिली थी, जो अंग्रेजों ने हमें दिया था। ये जो आज़ादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। मैं इन लोगों से सीधा यह कहना चाहूँगा कि तुम लोग को थोड़ी भी शर्म है कि जिस देश में रहते हो उसी देश पर तुम उंगली उठाते हो, और वो भी ऐसे ऐसे बात कहते हो जिसका कोई भी बेस नहीं है। ऐसे लोगों को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ी सी अकल पे काम किया करो, किताबें पढ़ा करो और देश के बारे में सोचा करो, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा करो। इतना सेल्फिश मत बन जाओ किसी पार्टी या अपने खुद के प्रचार के लिए कि मरने के बाद तुम्हें दुनिया लानत की नज़र से देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।